आज हम पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं, जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड व सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधियां तथा इसके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि देखिए, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड को हम निम्न प्रकार से बना सकते हैं। पहला, एक तो तांबे की छीलन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा हम बना सकते हैं। इससे बन जाएगा CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O प्लस 2H2O। इस प्रकार से हम देखते हैं कि तांबे की छीलन पर सांद्र H2SO4 की क्रिया द्वारा SO2 गैस को हम प्रयोगशाला में बना लेते हैं। इसका दूसरा तरीका है, किसी भी सल्फाइड पर, जैसे एक सल्फाइड आयन है SO3 2 नेगेटिव है, इस पर हम किसी भी अम्ल की क्रिया करा दें, 2H पॉजिटिव की क्रिया करा दें, तो इससे भी बन जाती है SO2 प्लस H2O। किसी भी सल्फाइड आयन पर एसिड की क्रिया कराने पर, सांद्र अम्ल की क्रिया कराने पर SO2 बन जाती है और जल बनता है। ये थी प्रयोगशाला विधि। इसके अलावा व्यापारिक विधि देखिए, SO2 गैस का अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए इसे बनाया जाता है सल्फर पर ऑक्सीजन की क्रिया से बना लेते हैं। इसके अलावा आयरन पायराइट पर FeS2, ये आयरन पायराइट होता है FeS2, इस पर क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन की। आयरन पायराइट पर क्रिया कराते हैं 11O2, ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं, तब भी बन जाती है Fe2O3 प्लस SO2, 8SO2 बनती है और 2Fe2O3 बनता है। तो आयरन पायराइट का ऑक्सीकरण कराने पर भी SO2 गैस बन जाती है। इस प्रकार से ये थी SO2 बनाने की विधियाँ। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं SO2 के रासायनिक गुणों के बारे में। SO2 जो है ये एक विशिष्ट गंध वाली गैस होती है। इसका उपयोग प्रतिक्लोर के रूप में होता है। इसके अलावा कीटाणुनाशी के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसके रासायनिक गुणों को देखते हैं। पहला गुण है ऑक्सीकारक गुण। देखिए, जो ये SO2 गैस है, तो ये मैग्नीशियम की जब क्रिया होती है SO2 के साथ, तो ये इसे सल्फर में ऑक्सीकृत कर देती है। बनता है MgO, 2MgO, दोनों लेंगे तो बन जाएगा 2MgO प्लस S। इसी प्रकार से H2S की क्रिया जब हम कराते हैं SO2 के साथ, तो ये बना देता है 2H2O प्लस 3S, ये इसे सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये थे ऑक्सीकारक गुण। इसके बाद हम देखते हैं, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद अगले गुण हैं अपचायक गुण। दूसरा गुण है अपचायक गुण। देखिए, अपचायक गुणों में यह फेरिक लवण को नमी की उपस्थिति में FeCl3 को नमी की उपस्थिति में SO2 गैस नमी की उपस्थिति में फेरिक लवण को फेरस लवण में ऑक्सीकृत कर देती है। यहाँ पर 2 लेंगे और यहाँ पर 5SO2, यहाँ पे SO2 लेंगे, तो ये हो जाता है, ये बनाता है 2FeCl2 बनाता है, प्लस 2HCl बनाता है, प्लस H2SO4 बनाता है, अब देखते हैं, यहाँ पर आप लेंगे 2H2O, तो ये हो जाएगा H2SO4। तो इस प्रकार से ये फेरिक लवण को, इसे कॉपी में कर लेंगे, ये फेरिक लवण को फेरस लवण में अपचयित कर देता है।
दूसरा ये जो है तो पोटेशियम परमैंगनेट को, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस नमी प्लस 5SO2, ये जो है तो पोटेशियम परमैंगनेट को मैग्नीज सल्फेट में अपचयित कर देता है। यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो ये बनाता है K2SO4, K2SO4 बनाता है प्लस 2MnSO4 बनाता है, प्लस 2MnSO4 बनाता है प्लस 2H2SO4 बनाता है। यहाँ पर लेंगे 2H2O। तो इस प्रकार से ये अपना बैलेंस समीकरण है 4 दूनी 8, 10 18 2 20, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 16, 4 20। तो इस प्रकार से इसके अपचायक गुण थे, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद तीसरा गुण है विरंजक गुण, तीसरा गुण है विरंजक गुण। विरंजक गुण देखिए, विरंजन करने का होता है रंग उड़ा देना, विरंजन करना माने रंग उड़ा देना। सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसमें विरंजन का गुण होता है, यह जो है अपचयन के द्वारा विरंजन करती है। SO2 गैस जो है यह नमी की उपस्थिति में अपचयन के द्वारा विरंजन करती है। इसमें क्वेश्चन आता है SO2 जो है इसके द्वारा किया गया विरंजन अस्थायी होता है जबकि Cl2 द्वारा स्थायी होता है, क्यों? देखिए SO2 जो है SO2 नमी की उपस्थिति में, SO2 नमी की उपस्थिति में अपचयन द्वारा, SO2 नमी की उपस्थिति में अपचयन द्वारा विरंजन करती है। SO2 नमी की उपस्थिति में अपचयन द्वारा विरंजन करती है। जैसे SO2 गैस है, जब इस पर नमी की क्रिया कराते हैं तो बनता है H2SO4 प्लस 2 नवजात हाइड्रोजन। यहाँ पर इसे बैलेंस करेंगे तो देखिए SO2 प्लस 2H2O की जब क्रिया होगी तो बनता है H2SO4 प्लस 2 ठो नवजात हाइड्रोजन। ये नवजात हाइड्रोजन जब रंगीन पदार्थ से क्रिया करते हैं, रंगीन पदार्थ की क्रिया जब आप कराते हैं 2 नवजात हाइड्रोजन के साथ तो ये उसे बदल देता है रंगहीन पदार्थ में। रंगीन पदार्थ जब नवजात हाइड्रोजन से क्या करता है तो बदल देता है रंगहीन पदार्थ में, लेकिन रंगहीन पदार्थ जो है पुनः ऑक्सीकृत हो जाता है और ये रंगीन पदार्थ में बदल जाता है। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए विरंजक गुण में ही है SO2 के द्वारा किया गया विरंजन अस्थायी होता है जबकि Cl2 के द्वारा स्थायी होता है, क्यों? इसका उत्तर है देखिए जो SO2 है वह मैंने बताया नमी की उपस्थिति में अपचयन के द्वारा विरंजन करती है। SO2 नमी की उपस्थिति में अपचयन द्वारा विरंजन करती है। देखिए रंगीन पदार्थ, इस पर जब SO2 और नमी की क्रिया होती है तब अपचयन क्रिया के द्वारा ये रंगहीन पदार्थ में बदल जाता है। ये रंगहीन पदार्थ में बदल जाता है। रंगीन पदार्थ में जब SO2 व नमी की क्रिया होती है तब अपचयन क्रिया के द्वारा ये रंगहीन पदार्थ में बदल जाता है, किंतु जब इस रंगहीन पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, प्लस O2 अर्थात ऑक्सीकरण, किंतु जब रंगहीन पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तब पदार्थ पुनः रंगीन हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है SO2 द्वारा किया गया विरंजन अस्थायी होता है। SO2 द्वारा
SO2 द्वारा अपचयन, SO2 द्वारा अपचयन क्रिया के द्वारा, SO2 द्वारा अपचयन क्रिया के द्वारा विरंजन होता है। अतः पदार्थ का ऑक्सीकरण होने पर, पदार्थ का ऑक्सीकरण होने पर वह पुनः रंगीन हो जाता है। वह पुनः रंगीन हो जाता है। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके अलावा जबकि क्लोरीन के द्वारा किया गया विरंजन जो है स्थायी होता है, क्योंकि इसमें जो है तो ऑक्सीकरण के द्वारा विरंजन होता है, जबकि क्लोरीन ऑक्सीकरण के द्वारा विरंजन करता है। अतः इसके द्वारा किया गया विरंजन, स्थायी होता है। देखेंगे क्लोरीन की क्रिया जब नमी के साथ होती है तब इसमें 2HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन मुक्त होता है। 2HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन मुक्त होता है और यही नवजात ऑक्सीजन जब क्रिया करता है रंगीन पदार्थ से, रंगीन पदार्थ प्लस नवजात ऑक्सीजन की क्रिया होती है, तब ये बदल जाता है रंगहीन पदार्थ में। तो इस प्रकार से इसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण के द्वारा विरंजन होता है, इसलिए ये विरंजन स्थायी होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का उद्योगों में बहुत उपयोग होता है, रसायनों का राजा कहलाता है। इसके अलावा इसे कशीस का तेल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल इसे कशीस का तेल, रसायनों का राजा कहा जाता है। ये जो है इसका उद्योगों में व्यापक उपयोग होता है। अब हम इसे देखते हैं बनाने की विधि। इसके बनाने की जो प्रमुख विधियां हैं, शीश कक्ष विधि और संपर्क कक्ष विधि। किंतु शीश कक्ष विधि जो है तो इस विधि के द्वारा प्राप्त अम्ल जो है कम सांद्र होता है, वह शुद्ध होता है, इसलिए ये विधि ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है। इसकी मुख्य विधि है संपर्क कक्ष विधि। संपर्क कक्ष विधि को हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा देखेंगे। H2SO4 बनाने की संपर्क कक्ष विधि। H2SO4 बनाने की संपर्क कक्ष विधि। देखिए, सबसे पहले का सिद्धांत देखते हैं। संपर्क कक्ष विधि का सिद्धांत, इसका सिद्धांत ये है, इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले सल्फर को जला करके SO2 गैस बनाई जाती है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाई जाती है। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस की उत्प्रेरक की उपस्थिति में इनकी क्रिया कराई जाती है। क्रिया कराने पर SO3 गैस बनती है। 2SO2 प्लस O2 से बनती 2SO3 गैस। ये क्रिया उत्क्रमणीय व ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें प्लस 45,000 कैलोरी
ऊष्मा मुक्त होती है। ये अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो इसे बनाने का सिद्धांत है कि सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन की क्रिया वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है व उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अतः SO3 के अधिक उत्पादन के लिए इसमें उच्च दाब रखना पड़ता है, ताप को कम रखना पड़ता है, वह गैसीय मिश्रण को शुद्ध रखा जाता है। बाद में जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, SO3 गैस जो है इसे सांद्र H2SO4 में अवशोषित कराया जाता है। इसे जो है सांद्र H2SO4 में अवशोषित कराया जाता है, जिससे अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ओलियम बनता है, H2SO7 ओलियम। बाद में सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करा करके अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ओलियम प्राप्त किया जाता है। इस ओलियम में H2SO7 इस ओलियम में आवश्यकता अनुसार जल मिला करके, ये ओलियम है, इसमें आवश्यकता अनुसार जल मिला करके इच्छित सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है, H2SO4। इसमें जो है 2H2SO4, इसका समीकरण होगा 2H2SO4। तो ये जो है इसके सिद्धांत के 3 इक्वेशन हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसकी विधि, बनाने की विधि को। इसे कॉपी में नोट करेंगे। विधि का फ्लो चार्ट, विधि का फ्लो चार्ट देखिए। सबसे पहले सल्फर बर्नर होता है B, ये आपका B है, ये है सल्फर बर्नर B। यहाँ पर सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करा करके और SO2 गैस, सल्फर या आयरन पायराइड को वायु में जला करके SO2 गैस प्राप्त की जाती है। यहाँ पर बाद में ये जो गैसीय मिश्रण है, बाद में SO2 व O2 का जो गैसीय मिश्रण है, इसे धूल कक्ष में ले जाते हैं। ये यहाँ पर ये होता है धूल कक्ष, ये जो है तो ये होता है धूल कक्ष, डस्ट चैम्बर। यहाँ पर ऊपर से पानी की भाप गिरती रहती है और नीचे से गैसीय मिश्रण को भेजा जाता है, जिससे जो भारी कण हैं, गैसीय मिश्रण में जो भारी कण होते हैं, अशुद्धियों के जो भारी कण हैं, वो भाप में भीग करके नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार से गैसीय मिश्रण जो है धूल आदि कणों से शुद्ध हो जाता है। यहाँ से ऊपर भाप आती रहती है। इसके बाद गैसीय मिश्रण को भेजते हैं शीतक पाइप में। ये होता है शीतक पाइप, शीतक पाइप C, कूलिंग पाइप। यहाँ पर क्या है, जब धूल कक्ष में गैसीय मिश्रण को भेजा जाता है तो गैसीय मिश्रण गर्म हो जाता है। उसे ठंडा करने के लिए उसे शीतक पाइप में से गुजारते हैं, जिससे वो ठंडा हो जाता है। इसके बाद गैसीय मिश्रण को ले जाते हैं धोवन स्तंभ में। यह है धोवन स्तंभ। इसके बाद गैसीय मिश्रण को ले जाते हैं धोवन स्तंभ में, वॉशिंग टावर में। यहाँ ऊपर से जल गिरता रहता है, यहाँ ऊपर से जल गिरता रहता है, जिससे गैसीय मिश्रण में जल में जो विलेय अशुद्धियाँ हैं, जल में विलेय जो अशुद्धियाँ हैं गैसीय मिश्रण की, वो यहाँ पर अलग हो जाती हैं। बाद में इसे ले जाते हैं, गैसीय मिश्रण को ले जाया जाता है शुष्क स्तंभ में। ये है शुष्क स्तंभ में, शुष्क स्तंभ, ड्राइंग चैम्बर। यहाँ ऊपर से सांद्र H2SO4, यहाँ ऊपर से सांद्र H2SO4 की फुहार चालू रहती है। यहाँ पर गैसीय मिश्रण की जो नमी है, जब धोवन स्तंभ में आता है गैसीय मिश्रण तो नमी युक्त हो जाता है, उसे लाते हैं शुष्क स्तंभ में। यहाँ उसकी जो नमी है वह सांद्र H2SO4 द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और गैसीय मिश्रण शुष्क हो जाता है। इसके बाद गैसीय मिश्रण को भेजा जाता है, गैसीय मिश्रण को भेजा जाता है परीक्षण बॉक्स, शोधक कक्ष में। ये जो है शोधक कक्ष है, ये है शोधक कक्ष P। यहाँ जब भेजते हैं, यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का घोल भरा रहता है।
तो गैसीय मिश्रण में जो आर्सेनिक आदि की अशुद्धियाँ होती हैं वह इसमें विलय हो जाती हैं। गैसीय मिश्रण की जो आर्सेनिक आदि की अशुद्धियाँ होती हैं वह इस घोल में विलय हो जाती हैं। इसके बाद शोधक कक्ष के बाद गैसीय मिश्रण को भेजा जाता है परीक्षण बॉक्स में। ये जो है ये होता है परीक्षण बॉक्स, टेस्टिंग चैम्बर। परीक्षण बॉक्स में क्या होता है कि यहाँ पर तेज किरणपुंज भेजी जाती है। जब गैसीय मिश्रण यहाँ से गुजरता है, गैसीय मिश्रण जब परीक्षण बॉक्स में से गुजरता है तो यहाँ तेज किरणपुंज भेजी जाती है, जिससे अशुद्धियों आदि के कण होते हैं तो वो चमकने लगते हैं। तो बाद में फिर से गैसीय मिश्रण को शुद्ध कर लिया जाता है। परीक्षण बॉक्स के बाद अगला कक्ष होता है संपर्क कक्ष। अगला कक्ष होता है संपर्क कक्ष। संपर्क कक्ष जो है आर, संपर्क कक्ष जो है आर होता है। यहाँ पर क्या है, लोहे के कई पाइप होते हैं। लोहे के कई पाइप होते हैं जिनमें वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक भरा होता है या प्लेटिनम एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक भरा होता है। जब गैसीय मिश्रण इन पाइपों में से होकर गुजरता है, जब गैसीय मिश्रण इन पाइपों में से होकर के गुजरता है, तब वहीं पर SO2 व O2 की क्रिया हो जाती है और SO3 गैस बन जाती है। संपर्क कक्ष में ही क्या होगा, SO2 व O2 की क्रिया से SO3 गैस बनेगी। इसी कक्ष में SO3 गैस बन जाती है, बाकी अन्य जगह पे नहीं बनती है। जब संपर्क हो, नामी संपर्क यानी यहीं पर SO2 व O2 का संपर्क होगा और SO3 गैस बनती है, क्योंकि यहाँ पर उत्प्रेरक रहता है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो उसकी प्रेजेंस में यहाँ पर SO3 गैस बन जाती है। इसके बाद अब ले जाते हैं SO3 गैस को ले जाते हैं अवशोषक स्तंभ में। ये है अवशोषक स्तंभ, ये अवशोषक स्तंभ ए, एब्जॉर्प्शन चैम्बर। जब यहाँ पर ले जाते हैं तो यहीं पर जो SO3 गैस है, यहाँ ऊपर से सान H2SO4 की फुहार चालू रहती है, फुहार चालू रहती है। और यहीं पर क्या होता है कि H2SO4 जो है वो SO3 के साथ क्रिया करता है और क्या बना लेता है, H2S2O7। और बाद में इसमें जल मिला करके H2S2O7 में जल मिला करके क्या बना लेते हैं, H2SO4, इच्छित सांद्रता का H2SO4 प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। ये संपर्क विधि का फ्लो चार्ट था, जिसमें पहले बर्नर में सल्फर से SO2 गैस बनाते हैं, फिर धूल कक्ष में धूल की अशुद्धियाँ दूर करते हैं, फिर शीतक पाइप में ठंडा करते हैं, फिर धोवन स्तंभ में ले जाते हैं जहाँ जल में विलय अशुद्धियों को दूर किया जाता है, फिर शुष्क स्तंभ में उसकी नमी, गैस से मिश्रण की नमी को दूर करते हैं, फिर शोधक कक्ष में आर्सेनिक अशुद्धि को हटाया जाता है, फिर परीक्षण बॉक्स में टेस्ट करते हैं, यदि और अशुद्धियाँ तो उसे हटाते हैं। फिर संपर्क कक्ष में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उत्प्रेरक होता है और यहीं पर SO2 व O2 की क्रिया से SO3 गैस बनती है, यहीं पर SO3 गैस बनती है संपर्क कक्ष में। और बाद में अवशोषक स्तंभ में जो है तो SO3 व H2SO4 की क्रिया से ओलियम बना लेते हैं और ओलियम से फिर H2SO4 प्राप्त कर लिया जाता है। इसके बाद अब देखते हैं, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं H2SO4 की कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को। H2SO4 की रासायनिक अभिक्रियाएं, H2SO4 की रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। इस अभिक्रियाओं को, इसकी पहली अभिक्रिया धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया। देखिए जो H2SO4 है यह विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली धातुओं से हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है। जैसे जिंक, जब जिंक की क्रिया आप कराते हैं H2SO4 के साथ तो ये बनाता है जिंक सल्फेट प्लस H2। यदि आप सोडियम की क्रिया कराते हैं H2SO4 के साथ तो ये बनाता है, यहाँ पे 2 ले लेंगे, ये बनाता है Na2SO4 प्लस H2, Na2SO4 प्लस H2। तो देखिए जिंक की क्रिया कराने पर ये हाइड्रोजन मुक्त करता है
सोडियम की क्रिया से भी ये हाइड्रोजन मुक्त करता है, इन्हें नोट करेंगे कॉपी में। इसके अलावा इसकी कुछ ऑक्सीकारक क्रियाएं भी हैं। इसकी ऑक्सीकारक क्रियाएं हैं, देखिए ये जो है तो कार्बन को ऑक्सीकारक क्रियाएं, दूसरा है ऑक्सीकारक क्रिया, ये जो है कार्बन को उसके ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है, C+H2SO4 की जब क्रिया कराते हैं तो ये कार्बन के ऑक्साइड में CO2 + SO2 + H2O में ऑक्सीकृत कर देता है। इसे बैलेंस कर लेंगे, 2H2SO4 कर देंगे तो ये 2 2 4 2 6 C+CO2 + SO2 2SO2, तो CO2 + 2SO2 + 2H2O। इसके अलावा ये जो है देखिए कार्बन के अलावा ये जो है तो सल्फ़र को भी उसके ऑक्साइडों में ऑक्सीकृत कर देता है, सल्फ़र C+H2SO4 से बनाता है SO2 + H2O। इसे देखेंगे बैलेंस है कि नहीं। 3SO2 2H2O और 2H2SO4 3S। अब देखिए 3S हैं, 8 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 2 8 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन बैलेंस है। तो इसके ऑक्सीकारक गुण थे, जैसे हमने देखा कि कार्बन को उसके ऑक्साइड में, सल्फ़र को उसके ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। इसके अलावा इसकी एक और मुख्य क्रिया, इसे कॉपी में नोट करेंगे, इसकी एक और मुख्य क्रिया होती है निर्जलीकरण की क्रिया। H2SO4 जो है एक अच्छा निर्जलीकारक होता है, यह फार्मिक अम्ल व चीनी आदि से शर्करा के अणु को खींच लेता है, इसकी जल में तीव्र बंधुता होती है। तीसरा गुण है निर्जलीकरण। सल्फ्यूरिक अम्ल की H2O के प्रति तीव्र बंधुता, सल्फ्यूरिक अम्ल के H2O के प्रति तीव्र बंधुता होने के कारण यह C12H22O11 शर्करा व फार्मिक अम्ल आदि से जल का अणु खींच लेता है, आदि से जल का अणु खींच लेता है। देखेंगे कैसे खींचता है। देखिए जैसे अपना शर्करा है C12H22O11, इसकी क्रिया जब आप कराते हैं H2SO4 के साथ तो ये इसके कार्बन को अलग कर देता है और जल का अणु खींच लेता है, यानी 12C प्लस ब्रैकेट के अंदर H2SO4 इंटू 11H2O तो इस प्रकार से ये शर्करा के अणु से जो है जल को खींच लेता है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको सल्फर डाइऑक्साइड व सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने की विधियों तथा उसके गुणों के बारे में बताया। धन्यवाद।